ओम नमस्ते। आइए पहले अध्याय में कुछ परिभाषाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं। उसमें सबसे पहले है वाणी। जैसे हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं, यानी कि किसी ज्ञान को हम वाणी से प्रदर्शित करते हैं, तो वो उत्पन्न कैसे होती है उसको समझने का यहाँ पर एक प्रयत्न है। रश्मि किसे कहते हैं? सबसे पहले उसमें एक प्रश्न आता है कि जो हम वाणी बोलते हैं, तो वाणी की शुरुआत, जो वाणी है, जो हम बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं, उसको किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो उसमें सबसे पहले है रश्मि। महर्षि यास्क के अनुसार वह सूक्ष्म कंपन जो अपने से स्थूल कंपन को उत्पन्न व नियंत्रित करता है। जो बड़ा कंपन है, सबसे पहले वो एक सूक्ष्म स्वरूप में था, तो वो सूक्ष्म कंपन जो अपने से स्थूल कंपन को, आगे से बड़े वाला कंपन को उत्पन्न करने वाला है, नियंत्रित करने वाला है, उसको रश्मि कहा जाता है। जो कंपन सूक्ष्म स्वरूप में है उसको बोलते हैं रश्मि। रश्मियों में सबसे सूक्ष्म परा जिसको बोलते हैं ओम रश्मि, प्रकृति की साम्य अवस्था मतलब उसमें कोई उतार या चढ़ाव नहीं है, सम अवस्था है प्रकृति, बराबर। जिसमें प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम की पूर्ण निष्क्रियता। साम्य अवस्था, निष्क्रिय अवस्था भी कही जाती है, जिसमें कोई भी अभी उतार चढ़ाव, कंपन, कुछ भी उसमें तरंगित नहीं है, तो उसको बोलते हैं निष्क्रियता अवस्था। तो जब ये निष्क्रिय अवस्था भंग होती है, उसको बोलते हैं रश्मि, बराबर। संपूर्ण ब्रह्मांड कभी कण स्वरूपे, तरंग स्वरूपे, आकाश आदि इन्हीं रश्मियों से बना व नियंत्रित है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, जो उसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, वो ब्रह्मांड यही तरंग, यही कण आदि, आकाश, अवकाश आदि में नियंत्रित रहता है, उसको ब्रह्मांड कहेंगे। कोई भी रश्मि वर्तमान भौतिकी द्वारा जानी गई किसी भी तरंग से सूक्ष्म है, तो जो रश्मि है वो सूक्ष्म स्वरूप से है। तो उसके बाद लिखा है कि वाक रश्मि, यानी कि वाणी को कैसे उत्पन्न हम करते हैं। तो सबसे पहले जो वाणी होती है वो होती है परावाणी जो आगे बोला है ना, परा यानी कि ओम रश्मि, बराबर। परावाणी सभी वाणियों में सबसे सूक्ष्म और मूल है। जिस वाणी का जो मूल है उसको बोलते हैं परा। यह एक ऐसी सूक्ष्म वाणी है जो सर्वाधिक सूक्ष्म, सर्वत्र व्याप्त, वो है तो बहुत ही सूक्ष्म भी है, और जो सर्वत्र व्याप्त है, अत्यधिक मात्रा तथा सर्वथा अव्यक्त रूप में विद्यमान है, जिसको हम व्यक्त स्वरूप में नहीं देख रहे हैं, मतलब अभी वो अव्यक्त स्वरूप में है, जो अभी व्यक्त नहीं हुआ है उसमें विद्यमान है। सबको अपने साथ बांधने वाली है, मतलब वो अपने में बंधन करके रखने वाली जो है, परंतु स्वयं सबसे मुक्त एवं सबसे उच्चतम अवस्था वाली है, क्योंकि उससे आगे ही तो सब उत्पन्न होने वाला है। जिसका जो उत्पन्न होने वाला है उसका तो जो मूल है, मतलब वो कैसी है? उच्चतम अवस्था वाली है। इस सूक्ष्म वाणी को कानों से कभी नहीं सुना जा सकता। अभी जो ये वाणी उत्पन्न हुई है, परावाणी, मतलब ये तो बोली ही नहीं गई है, तो कानों से सुनी भी नहीं जाएगी। वह संपूर्ण ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम स्वरूप ना, ऐसे होता ना, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम स्वरूप में व्याप्त रहकर
प्रत्येक कणों को अपने से समन्वित रखती है, बांध कर रखने वाली है। इसे अत्युत्कृष्ट योगी पुरुष ही अनुभव कर सकते हैं। जो एकदम उत्कृष्ट प्रकार के योगी होते हैं उनको ये पता चल जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। इसे वर्तमान की किसी वैज्ञानिक तकनीक से नहीं जा सकता। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो हम उसको माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप्स के माध्यम से देख सकते हैं, जो हम आँखों से नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि ये ऐसी वाणी है जो हम कानों से तो नहीं सुन सकते, लेकिन इसके सुनने के लिए अभी कोई वैज्ञानिक मशीन भी नहीं बना है जिसके द्वारा हम उसको सुन सकें। ये इतनी सूक्ष्म है। मनुष्य जिस वैखरी वाणी को सुनता व सुनाता है, जैसे हम बोलते हैं, वो हम सुनते भी हैं और हम किसी औरों को सुनाते भी हैं। वह वाणी आत्म तत्व द्वारा परा अवस्था में ही ग्रहण व उत्पन्न की जाती है। इस वाणी का माध्यम प्रकृति यानी कि जो सबसे मूल उपादान पदार्थ है, प्रकृति, जिसको अभी सृष्टि की रचना उत्पन्न नहीं की है, साम्य अवस्था में है, यही उसका माध्यम है, ऐसा कहना चाहते हैं। उसके बाद है पश्यन्ति। पहले कौन सी आती है? परावाणी। परावाणी जिसका माध्यम है प्रकृति, और वे कैसी है? जिसको अभी व्यक्त नहीं हुआ है, जो वाणी अभी व्यक्त नहीं हुई है। उसके बाद है पश्यन्ति। यह वाणी परा की अपेक्षा से स्थूल तथा वह विभिन्न वर्णों को उनका स्वरूप प्रदान करती हुई बीज के समान होती है ना, जिसमें अभी एक जो बीज अभी एक पेड़ उगने वाला है, मतलब अभी पेड़ बना ही नहीं है, वही जो बीज स्वरूप है उसको बोलते हैं पश्यन्ति, पश्यन्ति वाणी। जो आगे हमने सुना परा वाणी से, तो उससे कंपैरिजन में ये थोड़ी सी स्थूल है, और जो परा वाणी है वो सूक्ष्म है, ऐसा कहना चाहते हैं। यह परावाणी से स्थूल एवं मध्यम से सूक्ष्म होती है। जो मध्यम है उससे जो उसके आगे वाली वाणी होगी उससे तो ये सूक्ष्म है, लेकिन जो परा वाणी है उससे तो ये स्थूल है। कंपैरिजन कहा इसमें बताया है। पश्यन्ति वाक मनस्तत्व में उत्पन्न होती है। जो पश्यन्ति वाणी जिसके बारे में अभी हम समझ रहे हैं, ये मनस्तत्व, हमारा जो मानसिक है, मानसिक जो तत्व है उसमें उत्पन्न होती है, और यही उसका आधार एवं माध्यम है। परावाणी का माध्यम क्या था? वो प्रकृति था उसका माध्यम। यहाँ उसका माध्यम है मनस्तत्व। सभी प्राण व छंद रश्मियाँ इसी वाक तत्व से एवं इसी मनस्तत्व में उत्पन्न होती है। इसके वो कहना चाहते हैं कि जो छंद रश्मियाँ उत्पन्न होती है वो मनस्तत्व से ही उत्पन्न होती है, उसका ये माध्यम है। संभवतः इस वाणी को भविष्य में कभी किसी सूक्ष्म तकनीक से ग्रहण किया जा सकेगा। जो ये कहना चाहते हैं अभी, मतलब जो पश्यन्ति वाणी है ये संभव हो सकता है, इसके सुनने के लिए कोई और मशीन बन सकती है, तो उस मशीन के द्वारा हम पश्यन्ति को सुन सकते हैं, लेकिन परावाणी को नहीं सुन सकते। जब कोई व्यक्ति कानों द्वारा कोई बात सुनता है, जैसे हम कोई बात अपने कानों से सुनते हैं, तब कानों की तंत्रिकाओं द्वारा संवेदना मस्तिष्क तक पुनः मनस्तत्व को पहुंचती है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हम अपने कानों से सुनकर उसकी जो संवेदनाएं हैं, उसके जो कंपन है, वो हम अपने मस्तिष्क तक, मनस्तत्व तक पहुंच जाती हैं। हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो मनस्तत्व है वहाँ तक पहुंच जाती है। उस संवेदना में वर्णों की विद्यमानता होती है। उस संवेदना है, उसमें जो वर्ण होते हैं हमारे, उसके विद्यमानता होती है, जो परा में नहीं होता है। मन के सहयोग से मस्तिष्क वर्णों की पहचान करता है। देखो,
जो वर्ण है अभी वो व्यक्त तो नहीं हुआ है, पर वो जो मन के सहयोग, उसको जो स्थूल है हमारा सहयोगी, उसका सहयोग लेके जो मनस तत्व है, मन का सहयोग लेता है और उसको सुनने का, उस वर्णों को पहचानने में मदद लेता है, पहचान करता है, वही वाणी पश्यंती है। बराबर, जो परा से थोड़ी से स्थूल है, पश्यंती, जो कान से तो सुनाई नहीं देती। देखो यहाँ पर भी वही है, हम अभी ये वाणी जो होगी वो हम कान से सही नहीं सुन पाएंगे। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ, मैंने बोला लेकिन आप सुन पाए नहीं सुन पाए, मतलब ये अभी भी वे अव्यक्त है, किसी कान तक नहीं पहुँची है, अभी सिर्फ मैंने मनस तत्व में उत्पन्न हुई है। बराबर, ऐसा कहना चाहते हैं पश्यंती वाणी। फिर आती है मध्यमा। इस वाक को पश्यंती से स्थूल, यानी परा से स्थूल क्या हुआ, पश्यंती हुई, पश्यंती से और स्थूल कौन हो गई, मध्यमा। इस तरह से अगर उल्टा जाएंगे तो मध्यमा से सूक्ष्म क्या हुआ, पश्यंती, पश्यंती से सूक्ष्म क्या हुई, परावाणी। बराबर, तो जो मध्यमा है पश्यंती स्थूल व वैखरी से सूक्ष्म माना जाता है, यानी कि मध्यमा से भी और स्थूल क्या है, वैखरी वाणी। बराबर, जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं वैखरी वाणी, लेकिन अभी कौन सी वाणी चल रही है, यह है मध्यमा, यानी कि वैखरी से सूक्ष्म है लेकिन पश्यंती से स्थूल है। इसमें वर्णों का रूप पश्यंती की अपेक्षा में स्थूल एवं वैखरी की अपेक्षा में सूक्ष्म होता है। इससे सूक्ष्म है, इससे स्थूल है, इस तरह से कंपैरिजन है। कर्णपटल पर जो ध्वनि सुनाई देती है, मतलब अभी जो मैं बोल रही हूँ और आप सुन भी पा रहे हो, यह जिस स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, सुनाई देती है, वह जिस स्वरूप को प्राप्त कर लेती है वह मध्यमा कहलाती है। ये अभी आगे समझेंगे तो और आपको क्लियर होता जाएगा। मस्तिष्क व कानों के मध्य जिस वाणी का संचरण होता है, बराबर, तो अभी ये दूसरे कान तक नहीं गई है, अभी सिर्फ अपने ही कर्णपटल तक है। कहाँ से, मस्तिष्क से। मस्तिष्क मनस तत्व से तो बाहर निकल गई है, पर मस्तिष्क से कर्णपटल तक है, उसको बोलते हैं मध्यमा वाणी। मध्य जिस वाणी का संचरण होता है वह यही होती है। इस वाणी का माध्यम आकाश यानी कि स्पेस होता है ना। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो जो शब्द की तरंगित होती है उसका माध्यम क्या होगा, अवकाश, आकाश। आकाश है तभी तो शब्द उत्पन्न होते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो ये शब्द उत्पन्न हुआ, तो शब्द की उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए, आकाश। तो ये शब्द जो कानों तक पहुँचते हैं उस कानों तक का जो माध्यम है वो है आकाश। इस वाणी का माध्यम आकाश यानी कि स्पेस होता है। फिर उसके बाद है वैखरी वाणी। यह वह स्थूल वाणी है जिसे हम बोलते व सुनते हैं। तो अभी जो हम बोलते हैं, जिस शब्द का उच्चारण करते हैं और जिस शब्द को आप सुन पाते हो, उस वाणी को बोलते हैं वैखरी वाणी। यही वाणी वक्ता जैसे मैं बोल रही हूँ, व श्रोता जैसे आप सुन रहे हो, के बीच गमन करती है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, उसके बीच अवकाश है, स्पेस है, उस माध्यम से प्रसारित होती हुई गमन करती है, जो अंत में श्रोता के मस्तिष्क में जाकर पश्यंती का रूप लेती है। बराबर, उत्पन्न कैसे हुई, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी।
यही वैखरी वाणी किसी के, जैसे आपके कान में जब मेरी बोली हुई वैखरी वाणी आपके कान के माध्यम से जब आपके मस्तिष्क तक पहुँचेगी तो वो फिर से पश्यंती बन जाएगी। पश्यंती वाणी पहुँच गई। अर्थात जब कोई मनुष्य वाणी का उच्चारण करता है तब सामने वाले वक्ता के मुख से, सामने वाले वक्ता के मुख से हमारे कानों तक आने वाली वाणी वैखरी है। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो सामने वाला वक्ता हो गया। जब आप कुछ बोलोगे और वही वाणी जब मेरे कान तक पहुँचेगी तब तक वह वाणी है वैखरी वाणी। कानों से मस्तिष्क तक जाने वाली मध्यमा, अभी मैंने सुन लिया, आपने जो कहा वो मैंने सुन लिया, तब तक वो वैखरी थी। जब मैं सुनकर वो ही वाणी जब मेरे मस्तिष्क तक पहुँचेगी तब वो बनेगी मध्यमा वाणी। मस्तिष्क से मन जिस रूप में ग्रहण करता है, अभी जो शब्द है वो ही शब्द स्वरूप मेरे मन में नहीं जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा। वो कहना चाहते हैं करता है वह जब वह पश्यंती स्वरूप धारण करती है। और मन से जब हमारे चेतन तक जाएगा, चेतन तक जब वो वाणी पहुँचेगी, आत्मा इसे परा रूप में ग्रहण करता है। बराबर। जैसे मुझे कुछ आपसे कहना है तो पहले, सबसे पहले जो मेरे आत्मा, मेरे चेतन स्वरूप में जो उत्पन्न होती है, जो अव्यक्त है, अभी व्यक्त नहीं हुई है, उसको बोलते हैं परावाणी। जब परावाणी मेरे मस्तिष्क तक पहुँचेगी, अभी भी वो अव्यक्त है, तब वो पश्यंती कही जाएगी। वही पश्यंती जब मेरे मस्तिष्क से जब मेरे होठों तक पहुँचती है तब वो बोलाती है मध्यमा। और जब होठों से बाहर निकलती है जिसका माध्यम है आकाश तत्व, स्पेस, तो अब वो वैखरी वाणी का स्वरूप लेती है। वही वाणी जब किसी और के कान द्वारा पहुंचती है तब वो वैखरी वाणी तक होती है। वही वाणी जब उसके मस्तिष्क में जाती है तब वो पश्यन मध्यमा होती है। फिर वही मस्तिष्क तत्व से, फिर मन से जब मस्तिष्क तत्व तक पहुंचती है तब वो पश्यंती वाणी होती है। और जब चेतन तक वो पहुंचेगी तब वो फिर से परावाणी बन जाएगी। तो ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान उत्पन्न होता है। किसी वस्तु का हमें ज्ञान होता है तो कैसे ज्ञान उत्पन्न होता है? जैसा हम दर्शन बोलते हैं, दर्शन यानी सिर्फ आँखों से देखा जाने वाला दृश्य नहीं है, कान से सुनने वाला भी है। कानों से सुनने वाला है, नाक से ग्रहण करने वाला है, आँख से देखने वाला है, त्वचा से स्पर्श करने वाला है। ये सब मिलकर जब हमारे अंदर, हमारे भीतर एक प्रक्रिया चलती है और उस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला जो स्वरूप है उसको ज्ञान बोलते हैं। बराबर। वो ज्ञान का स्वरूप लेता है, यानी कि ज्ञान हमें प्राप्त करना होता है, ज्ञान हमें ग्रहण करने वाला होता है, ज्ञान हमें अपने आप में उत्पन्न करने वाला स्वरूप है। ये इस वाणी का किस तरह से हम बोलते हैं, किस तरह से सुनते हैं, और वही सुनकर किस तरह से वह फिर से हमारे चेतन तत्व तक वो ज्ञान का स्वरूप लेता है, उसकी एक छोटी सी रूपरेखा यहाँ पर बताई है। जो सबसे पहले परावाणी होती है, पश्यंती वाणी होती है, वो बिल्कुल अव्यक्त होती है, वो सिर्फ चेतन से मन तक पहुँचने वाली होती है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। वह सिर्फ उसका माध्यम प्रकृति होता है, उसकी माध्यम मनस्तत्व होता है। लेकिन जब यही बाहर निकलती है तो उसका माध्यम बदल जाता है, उसका माध्यम प्रकृति बन जाती, उसका माध्यम स्पेस बन जाता है, आकाश तत्व बन जाता है। और वही फिर वापस दूसरे एक चेतन से दूसरे चेतन तक पहुंचाने वाली यह वाणी उसको यहाँ तक कैसे पहुँचता है ये समझाने की कोशिश है। ठीक है। उसके लिए यहाँ पर एक
चित्र भी अंकित किया गया है। यहाँ पर देखो, ये कैसे कोई बोलता है और वो स्पेस के माध्यम से यहाँ पर बताया है। जब वैखरी वाणी बोलने के बाद जब प्रकृति में मतलब सृष्टि में नहीं, स्पेस में, अवकाश में जब वैखरी वाणी ट्रैवलिंग करती है, किसी, ये कान की आकृति है, किसी और के कान में जब पड़ती है, फिर वो मध्यमा से ये वैखरी वाणी निकली है, किसी कान में पहुंचकर वो मध्यमा है, किसी मस्तिष्क में जाकर वो पश्यंती बनती है, और पश्यंती मनस तत्व में जाके फिर परावाणी है, वो आत्म तत्व तक पहुंचती है। तो यह एक ट्रैवल है आत्म तत्व से किसी कान तक पहुंचने का, और कान से फिर वापस आत्म तत्व तक पहुंचने की ये एक वाणी की यात्रा है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति।